देखिए आपका समस्यात्मक प्रश्न आपका चल रहे थे एविडेंस में और उसी क्रम में आपका सेक्शन 7 तक बताया गया था इधर। इसके बाद जो समस्यात्मक प्रश्न आपका पूछा जाता है, आपका सेक्शन अब तैयार करवा दिया जाए। एक तो सेक्शन आपका ये से 8 से पूछा जाता है, फिर आपका 9 से पूछा जाता है, फिर 14 से पूछा जाता है, फिर आगे जो सेक्शन से पूछा जाता है वह 21 से पूछा जाता है, फिर आपका धारा 30 यानी कि 30 से, फिर आपका 32 से, फिर आपका 43 से, यानी कि इतनी धाराओं से जो आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वे पूछे जाते हैं। अब समस्या ये है कि भाई आपका जो पहले से नहीं पढ़ा होगा उसको समस्या सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। फिर भी एक बार आपका मेन समस्या हम बताते हैं। आपका जो सेक्शन 8 से समस्या पूछी जाती है तो सेक्शन 8 में दिया क्या गया है पहले ये थोड़ा बहुत जानिए और तब आपका समस्या बताई जाएगी। देखिए जहाँ तक सेक्शन 8 की बात है, धारा 8 में आपका तैयारी को सुसंगत बनाया गया है, प्रिपरेशन। फिर आपका हेतु या मोटिव को बनाया गया है, फिर आपका पूर्व या पश्चात का आचरण यानी कि घटना का पूर्ववर्ती आचरण या घटना का पश्चातवर्ती आचरण, फिर आपका दो एक्सप्लेशन है और स्पष्टी माने आपका जो एक्सप्लेशन है धारा 8 में वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका दोनों स्पष्टीकरण भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस धारा में भाई आचरण शब्द के अंतर्गत स्टेटमेंट या मुख से बोले गए जो शब्द है वह नहीं आते, लेकिन कब आचरण में कथन भी शामिल है तो जब आपका वह आचरण के साथ साथ किया गया हो और आचरण को स्पष्ट करता हो तब शामिल हैं, अन्यथा आचरण में कथन शामिल नहीं है। हम बताएंगे डिटेल में इसको, अभी 6-7 क्वेश्चन आपका बचा है पढ़ाने के लिए इधर से, क्योंकि 32 से शुरू किया गया था, फिर आपका 17 से शुरू किया गया था, कन्फेशन में थोड़ा बचा है और इधर आपका 6, 7, 8, 9, इसके बाद 14, इसके बाद आपका 15 इधर के सेक्शन अभी पढ़ाए नहीं गए हैं। अब देखिए इसमें जो आपका समस्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका पहला मैंने पूछा जाता है वह लास्ट वाले जो आपका दो कह सकते हैं दृष्टांत हैं वह जरूर याद रखिए। देखिए आपका ये दो आप पहले मॉडल बनाइए। अगर कहीं भी बेयर एक्ट में ये कहता है कि परिवाद करके कहा गया, इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित व्यक्ति ने बिना किसी से पूछे स्वयं उस घटना का उल्लेख किया। तो अगर परिवाद करके कोई कथन किसी बात घटना के बारे में किया गया तो वह कथन आचरण में शामिल माना जाएगा और धारा 8 में रेलेवेंट होगा, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर कहीं भी अटैक यही करना है कि कहीं भी आए कि परिवाद किए बिना कहा, इसका मतलब ये हुआ कि वह कथन धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। तो कब कहा जाएगा कि परिवाद किए बिना कहा, यानी कि जब किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हुई और तब वह घटना का वर्णन कर रहा है तो कहा जाएगा कि बिना परिवाद किए हुए कहा, और ये भले ही अन्य धाराओं में बातें सुसंगत हो लेकिन धारा 8 में ये बात रेलेवेंट नहीं होगी। इस पर दो उदाहरण पकड़ना है। लास्ट के धारा 8 के दो उदाहरण देखिए अच्छे से भाई। प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात् संग किया गया,
यह तथ्य कि अभिकथित बलात् संघ के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया था। अब क्वेश्चन देगा सुसंगत है कि विसंगत है, तो कंसेप्ट इसीलिए क्लियर रहना चाहिए। अगर कहीं भी लिखे कि परिवाद करते हुए किया गया, यानी कि पीड़िता ने घटना को स्वयं बताया, किसी ने पूछा नहीं, तो ये जो कथन है ये धारा 8 में ये जो स्टेटमेंट है वह रेलेवेंट नहीं होगा। तो अब समस्या आतिगत हो जाए, यानी कि संपुष्टि के लिए, या अगर वह मर जाती है तो 32(1) में सुसंगत हो जाए, लेकिन धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। यानी कि जो फिर हम बता रहे हैं यही गलती लोग करते हैं। अटैक आपको ये करना है कि अगर शब्द दिया रहे कि पीड़ित ने परिवाद करते हुए किया, तब तो धारा 8 में घटना के बाद का कुछ समय बाद का कथन आचरण में शामिल माना जाएगा। और जैसे ही शब्द लगा दे कि परिवाद किए बिना कहा, इसका मतलब कि आप 32(1) में ले जाइएगा, 157 में ले जाइएगा, लेकिन धारा 8 में सब्सिक्वेंट आपका कंडक्ट में वह कथन रेलेवेंट नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगला दृष्टांत है लूट का है। देखिए सेम आपका दृष्टांत है, आप ही बताइए। प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया, ये दिया है। भाई यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद किया और वे परिस्थितियां बताई जिसमें उससे लूट की गई। अब शब्द एक पकड़ लीजिए, अगर ये कहे कि जिसके साथ लूट हुई थी, लूट के बाद, तो कौन सा आचरण होगा, पश्चातवर्ती। दूसरा परिवाद करके का, इसके ऊपर वाला दृष्टांत आइए, आई दृष्टांत देखिए। आई दृष्टांत से क्वेश्चन बनता है, ए एक व्यक्ति हैं और उस आपका आई दृष्टांत से बनता है क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात वह फरार हो गया था कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे, या उसने उन वस्तुओं को जिनमें वह अपराध किया गया था या किया जा सकता था छिपाने का प्रयत्न किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ ए पर आपका का प्रश्न यह है कि क्या क किसी अपराध का अभियुक्त है और क घटना के बाद क्या हो जाता है, फरार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि जब घटना के बाद फरार हो जाता है तो वह उसका कैसा कंडक्ट है, कैसा हाव भाव माना जाएगा, पश्चातवर्ती की पूर्ववर्ती। पश्चातवर्ती तो क्या धारा 8 में आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत है कि नहीं है। और अगर घटना के बाद वह फरार हो जाता है तो ये बात धारा 8 में क्या होगी, सुसंगत। किस रूप में होगी ये भी बताना पड़ेगा, पूर्ववर्ती आचरण की पश्चातवर्ती, पूर्ववर्ती बने पर पश्चातवर्ती। इसी में दे दे कि घटना के पहले चाकू तेज करते हुए या चाकू में शान लगाते हुए देखा गया, तो ये कैसा आचरण होगा, पूर्ववर्ती। तो दोनों आचरण किस धारा में रेलेवेंट हैं, 8 में। इसके बाद आइए और बताया जाएगा सेक्शन वाइज। धारा 9 का महत्वपूर्ण जो दृष्टांत है, 9 में भाई एक क्वेश्चन आपका बनता है, और 9 थोड़ा हम डिटेल में बता दें तब बताएंगे, क्योंकि इधर के जो दृष्टांत हैं, लेकिन जो दृष्टांत अटैक करते हैं वह हम एक लाइन बता देते हैं। लास्ट दृष्टांत पहले पढ़िएगा, हम बता दें सेक्शन 9 का जो लास्ट दृष्टांत है वह पहले पढ़ना है। आइए लास्ट दृष्टांत देखिए क्या कहता है।
माने अंतिम जो उदाहरण है सेक्शन 9 का उसको पहले पढ़िएगा, उसके बाद देखिए क्या है। क बलवे के लिए विचारित किया जाता है। एक ही अभी हम दृष्टांत केवल बताएंगे, यहाँ और बताया जाएगा थोड़ा इसको व्याख्या करने के बाद। और आपका व्याख्या करने के बाद बताया जाएगा। लेकिन एक देखिए आपका यही दृष्टांत 99% चांस है ये दृष्टांत बनने का 9 से, और धारा 9 से ये दृष्टांत आपका अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए क बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है, तो पहले तो बलवा देखा जाए, यानी कि ए बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है, तो पहले राइट या बलवे की परिभाषा बताइए कि धारा में दी गई है 146। बलवे के लिए दो तत्व हैं, एक तो अनलॉफुल असेंबली हो यानी कि विध विरुद्ध जमाव हो, और विध विरुद्ध जमाव के सदस्यों में से किसी द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किसका प्रयोग किया गया हो, बल या हिंसा का। तो विध विरुद्ध जमाव होगा तो व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 5। बलवा के लिए सामान्य दंड 147 में, और घातक आयुध के साथ बलवा जो यूपीएपीओ में आया था 148 में दिया गया है। तो 3 धाराएं तो भाई याद ही रखिए। बलवा पूछ सकता है बलवा और दंगा में अंतर, ये मेंस में लिखवाया जा चुका है। अगला देखिए, ये बलवे के लिए विचारित किया जाता है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है, यानी कि इस बात को कोर्ट में प्रूफ कर दिया गया है अभियोजन द्वारा कि ए नेता बना था, यानी कि भीड़ की अगुवाई कर रहा था, यानी कि भीड़ के आगे आगे चल रहा था। अब लोग पीछे से आवाज दे रहे थे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि जो लोग आपका पीछे से आवाज दे रहे थे भीड़ वाले, क्या वे आवाजें रेलेवेंट होंगी कि नहीं, और रेलेवेंट होंगी तो किस रूप में होंगी, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो धारा 9 में 9 तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है, जिसमें कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को क्लियर, एक्सप्लेन या व्याख्या करने वाले तथ्य या और स्पष्ट करने वाले तथ्य भी रेलेवेंट हैं। तो आप ये लिखेंगे कि जो भीड़ आवाज पीछे से कर रही हैं वे आवाजें संव्यवहार को स्पष्ट करने के नाते धारा 9 के तहत क्या होंगे, सुसंगत। यानी कि और ये संव्यवहार या ट्रांजैक्शन या बलवे को क्या कर रहे हैं, क्लियर, क्योंकि पीछे से लोग ए का नाम लेकर और आपका आवाज लगा रहे थे कि ए तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे क्या हैं, साथ हैं। तो आपका ये दृष्टांत जरूर याद रखिए। इसके बाद 14 से दृष्टांत बनता है। 14 से 3 कम से कम 4 दृष्टांत हर हाल में याद रखिए। एक आपका कुत्ता वाला, दूसरा वाहन वाला, तीसरा गोली चलाने वाला। तो सतर्क ये रहना है कि आपका जो आपका मन की दशा है वह सामान्य न होकर क्या होनी चाहिए, विशिष्ट। अब देखिए कैसे दृष्टांत बनता है। 3 दृष्टांत हम बता दे रहे हैं आपका, उसके बाद और लेक्चर दे रहे हैं तब और बताया जाएगा, लेकिन मेन जो है आज निकाल दिया जाए 2-4 धारा। और उसके बाद मैंने कम से कम दिमाग में एक बार बैठा रहे कि ये दृष्टांत आएगा तो हम ये सॉल्व करेंगे, ये दिमाग में बैठा रहेगा तो गलत नहीं होगा, भले 2 लाइन क्या लिखेंगे कम। फिर एक बार देखिए, आपका 3 दृष्टांत यहाँ पढ़ना है। एक कुत्ते वाला पूछा जाता है, दूसरा आपका वाहन वाला पूछा जाता है, और तीसरा आपका पूछा जाता है गोली चलाने वाला या हत्या के प्रयास वाला। तो एक एक करके पहले कुत्ते पर देखा जाए। एक के पास 50 कुत्ते हैं, यानी कि कई कुत्ते हैं, और सभी कुत्तों के बारे में ये उपेक्षा बरतता है
यानी कि सभी कुत्ते लोगों को काटते रहते हैं। अब एक ही मन की ये जो दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, ये जनरल है कि स्पेसिफिक है? ये जनरल है और ये साक्ष्य में सुसंगत नहीं है। यानी कि मन की सामान्य दशा साक्ष्य में विसंगत। अब विशिष्ट कब कहा जाएगा? तो कोई पर्टिकुलर कुत्ता, यानी कि कुत्ता नंबर 1 ही ले लीजिए, वह बी को काटा, फिर बी ने शिकायत की, फिर सी को काटा, सी ने भी शिकायत की, डी को काटा, डी ने भी शिकायत की, तो क्या सभी कुत्तों के बारे में वह मालिक उपेक्षावान है कि किसी उसमें से किसी एक कुत्ते के बारे में? एक, तो ये सामान्य मन की दशा नहीं है, स्पेसिफिक है। और ये धारा 14 में एविडेंस में क्या होगी? रेलेवेंट। इसी प्रकार वाहन में भी अगर ए के पास 50 वाहन हैं, 50 के बारे में वह उपेक्षा बरतता है, तो ये साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी पर्टिकुलर वाहन के बारे में वह उपेक्षा बरता है, तब उसको साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार गोली चलाने वाले उदाहरण में भी ए पर आरोप है कि वह बी की हत्या किया है गोली मारकर। अब ये दिखाया जाता है कि ए तो अमूमन सब पर गोली चलाता रहता है, ये विसंगत होगा क्योंकि मन की क्या है? सामान्य दशा। लेकिन ए ने बी को इसके पहले भी 2 बार मारने का प्रयास किया था, ये सामान्य नहीं, विशिष्ट। क्योंकि किसके प्रति मैंने वह कार्य करने का प्रयास किया? सबके प्रति नहीं, किसके प्रति? बी के प्रति। इसके बाद आपका 15 से बीमा वाला पूछा जाता है समस्या। पहली समस्या बीमा वाली है, वह याद रखना है। इसके बाद आपका 21 से पूछा जाता है। 21 से दो समस्या मैं बताया था, लेकिन जो पूछा जाता है धारा 21 से पहली समस्या ही पूछी जाती है। भाई निकाल लीजिए सेक्शन 21 की पहली समस्या। पहली समस्या ये है कि ए और बी में ये विवाद है कि क्या कोई दस्तावेज नकली है कि असली है। अब आइए विवाद करवाइए। भाई दोनों में आप कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, बताया गया है 21 2 बार हम बताएं, देखिए अब अच्छे से। ए और बी में विवाद है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये असली है कि नकली है। ए कहता है कि ये असली है और एक्सेप्ट करता है, और बी कहता है कि ये क्या है? नकली है। नकली माने कूट रचित। भाई वहाँ जो बेयरेक्ट में दिया रहेगा नकली नहीं लिखेगा, क्या लिखा रहेगा? कूट रचित। अब ए ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यह असली है, और बी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये क्या है? कूट रचित। अब धारा 21 में आइए पहले, तो फिर एक बार 21 का आपका 21 का नियम जानिए। जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह स्वीकृति उसके विरुद्ध और उसके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत होती है और साबित की जा सकेगी। लेकिन जो व्यक्ति एडमिशन किया है वह निम्नलिखित 3 दशाओं के अलावा वह व्यक्ति उस स्वीकृति को न्यायालय में साबित नहीं कर सकता। तो ए ने एडमिशन किया है कि यह दस्तावेज असली है। बी ने एडमिशन किया है कि यह दस्तावेज कूट रचित है। तो ए क्या इस बात को अपने फेवर में साबित कर पाएगा कि यह दस्तावेज असली है? तो अपने फेवर में तभी साबित कर पाएगा जब 3 अपवादों में कहीं क्या कर दे? सेट। भाई पहला अपवाद था कि मर जाता तो 32 के 8 खंडों में क्या होता? सुसंगत। सेठ ही नहीं हो रहा है। मन या शरीर की दशा के बारे में है ही नहीं। अन्य किसी धारा में रेलेवेंट बना दे, वो भी नहीं है। तो ए अपनी इस स्वीकृति को
कि उल्टा नियम चलेगा, क्योंकि ये सामान्य नियम है, किसी अपवाद में सेट नहीं हुआ। तो दिमाग में बैठा लीजिए, भले न समझ में आए जल्दीबाजी में। ए अपनी इस स्वीकृति को कि यह दस्तावेज असली है साबित नहीं कर पाएगा। साबित करने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ए तभी साबित कर पाता जब ए अपना मामला 3 अपवादों में कहीं क्या कर देता, सेट। और ये मामला किसी अपवाद में सेट नहीं होता। अब बताइए, बी कहता है कि एक स्वीकृति करता है बी कि यह दस्तावेज कूट रचित है, तो क्या बी इस बात को कोर्ट में साबित कर पाएगा कि नहीं? नहीं कर पाएगा अपनी ओर से। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह तभी उसे साबित कर सकता है जब 21 में दिए गए 3 अपवादों में वह अपनी स्वीकृति को क्या कर दे, सेट। और ये लोग कहीं सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी अपनी स्वीकृति को साबित करने से क्या कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। लेकिन विपरीत बात साबित होगी। अगर ए कह रहा है कि असली है, तो अगर ए कभी कहा हो कि ये दस्तावेज कूट रचित हैं, तुरंत भी उसको साबित करेगा। और बी कभी कहा हो कि यह दस्तावेज आपका असली है, तो कौन तुरंत उसके विरुद्ध ये साबित करेगा? ए। यानी विरोधी बातें तो साबित क्या करती हैं, की ही जा सकती हैं। थोड़ा कठिन है, एक बार भाई घर पे और देख लीजिएगा, मैं फिर सलाह दे रहा हूँ। इतना आपका एक बार घर पर आपको पुनः देखना है इस दृष्टांत को। ये जनरल रूल से संबंधित है, किसी अपवाद में सेट नहीं हो रहा है, उल्टा नियम चलेगा। इसके बाद आपका धारा 30 से क्वेश्चन बनता है। धारा 30 से जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट आप पकड़े रहिए। अगर इलस्ट्रेशन में ये दे कि ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, तब वे आपस में को एक्यूड यानी कि सह अभियुक्त माने जाएंगे और एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति को न्यायालय दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। और जैसे ही बेयर एक्ट में आप दिखे कि कहीं भी संयुक्त विचारण का उल्लेख ही नहीं है, तो वह संस्वीकृति धारा 30 में रेलेवेंट न बनाइएगा। अब 2 ही दृष्टांत दिए गए हैं धारा 30 में। अब आप खुद पढ़िए पहला दृष्टांत। पहले दृष्टांत में क्या कहीं भी एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल लिखा गया है कि नहीं? लिखा गया है। तो पहला दृष्टांत पूरी तरह धारा 30 पर क्या होता है, सेट। दूसरा दृष्टांत आप खुद देखिए, क्या कहीं भी ज्वाइंट ट्रायल लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है, तो एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति दूसरे दृष्टांत में सुसंगत दूसरे के विरुद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तत्व का अभाव है। कौन सा? ज्वाइंट ट्रायल या संयुक्त आपका विचारण। भाई यही पॉइंट आपका पकड़ना है। इसके बाद आपका 43 से उलझाऊ दृष्टांत पूछे जाते हैं। वैसे भी 43 से लाख समझाया जाए, नए लोगों को तो वैसे ही बस में नहीं है, आपका कम चांस है आने का। लेकिन पुराने लोग, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है, तो 43 के जो दृष्टांत गाय बकरी भैंस पर आ जाए उसको भाई रट्टा मार कर जाइए। मैं फिर बता रहा हूँ, जो उदाहरण 43 में दिए गए हैं, जिन लोगों को मेंस देना है इस बार, वे लोग भले कुछ बातें समझ में न आए, लेकिन ये याद रखें कि अगर ऐसी समस्या आती है तो उसका निष्कर्ष हम यही तर्क देके निकालेंगे। अपना दिमाग न लगाइएगा। लेकिन फिर एक बार हम लास्ट में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आपका, लेकिन भाई कठिन है, मैं पढ़ा चुका हूँ।
आपका न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय कब सुसंगत होते हैं? फिर एक बार भूमिका देखिए। सामान्यतः न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय पश्चातवर्ती मामलों में उचित नहीं माने जाते, यानी कि आपका सुसंगत नहीं होते, उचित नहीं होते, अर्थात साक्ष्य में पेश नहीं किया जाना चाहिए। यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर निर्णित किया जाना चाहिए, न कि पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर। यह सिद्धांत एविडेंस की धारा 43 में समाहित है। 43 ये बताती है कि न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय विसंगत होंगे, सिवाय का मतलब ही हुआ कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पूर्ववर्ती निर्णय क्या होंगे, सुसंगत। तो 5 कंडीशन हमने बताई थी। अगर पूर्ववर्ती निर्णय धारा 40 में आ जाए तब सुसंगत, 41 में 4 विषयों से रिलेटेड हैं तब सुसंगत, 42 में लोक प्रकृति से रिलेटेड हैं तब, और आपका 3 ये धारा निकल गई। और 2 पॉइंट, अगर पूर्ववर्ती निर्णय ही विवादक तथ्य हो तब, और 5वां है अन्यथा सुसंगत। यानी कि आप निर्णय के रूप में उसे प्रस्तुत ही न करिए। किसी अन्य धारा में 5 से लेकर 55 तक की किसी अन्य धारा में आप ऐसे निर्णयों को क्या करिए, सेट करिए। पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में, अन्य रूप में। अब देखिए दृष्टांत आपका भाई कठिन तो है ही, लेकिन फिर भी प्रयास करिए भाई, रट कर जाइएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ, समझाऊंगा भी, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए समय चाहिए। और आपका जो लोग भाई बिहार दे रहे हैं, अब उनके पास समय नहीं है, तो ये रट कर जाइए। देखिए आपका जो दृष्टांत आपका पढ़ना है, ये दृष्टांत नंबर ख पढ़ना है। इसके बाद दृष्टांत नंबर आपका मने ग पढ़ना है। यानी कि एलेस्टेशन बी पूछा जाता है, एलेस्टेशन सी पूछा जाता है, और एलेस्टेशन ई पूछा जाता है, और आपका इलेस्ट्रेशन एफ भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि डी भी, यानी कि आपका फिर हम बता दें बी सी डी ई एफ पूरे दृष्टांतों से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। आइए एक एक उदाहरण बताया जाए और तर्क वाइज आप बताया जाएगा कि क्यों सुसंगत होगा और क्यों विसंगत। तो पहले तो लिख लिया जाए कब सुसंगत होगा। यदि वह किस में आ जाए, धारा 40 में, या किस में सेट करिए 41 में, या किस में 42 में, या निर्णय ही क्या है, विवादक तथ्य, या अन्यथा सुसंगत। अन्यथा माने किसी धारा में आप क्या करिए, सेट कर दीजिए, निर्णय के रूप में नहीं, अन्य किसी रूप में। अब पहला दृष्टांत देखिए भाई आपका क अपनी पत्नी ग के साथ जार कर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। इसका मतलब हुआ, पहले उदाहरण में सतर्क रहिए, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है आईपीसी की धारा 497 का कि बी ने हमारी पत्नी के साथ एडल्ट्री की है, जार कर्म किया है। अगला देखिए, ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है, यानी कि जो भी है इस बात से डिनाई करता है। किस बात का प्रत्याख्यान या डिनाई या इनकार करता है? तो ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग क की पत्नी है। अर्थात बी अपने बचाव में ये कहता है कि सी ए की वाइफ ही नहीं है, अतः हमें दंडित न किया जाए। लेकिन बी इस बात को साबित नहीं कर पाता, और आईपीसी की धारा 497 के तहत बी को क्या दी जाती है, सजा।
माने सजा अब अपराध नहीं है। फिर हम बता दें, वर्तमान समय में अब ये अपराध नहीं है। केस भी याद रखिए, जोसेफ साइन बनाम आपका भारत संघ, जस्टिस दीपक मिश्रा ने 2018 में इस धारा को वाइड घोषित कर दिया है। अब अगले समस्या पर, इसी में देखिए अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो एक आपका निर्णय आ चुका है। अब आप दिमाग में बैठाइए, ये निर्णय सिविल में आया कि क्रिमिनल में? क्रिमिनल में। तो क्या क्रिमिनल मामलों में दिया गया निर्णय सिविल मामलों में सुसंगत होता है कि नहीं? नहीं होता। अब देखिए दूसरा उदाहरण आपका, इसी में अभी बचा है आधा आधा ही हुआ अभी बाकी, क्योंकि एक निर्णय आया और उस निर्णय को दूसरे मामले में हम क्या बनाएंगे, सुसंगत, या तो जब तक दूसरा मामला दायर नहीं होगा कहाँ सुसंगत विसंगत की बात आई। ये तो आप कह सकते हैं अभी आधा ही मामला हुआ। यानी कि जैसे मौर्य जी हैं, आधा चाय पिए थे आधा गिर गई, तो अभी आधा बात खतरनाक होती है मौर्य जी। बोलिए तो पूरा सत्य बोलिए, अर्ध सत्य बोलेंगे तो वह क्या होगा, खतरनाक। कपट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यानी कि आप बोलने के लिए बाध्य नहीं हैं तो मौन रह जाइए, सही है। लेकिन अगर बोलते हैं तो आधी बात बोलिए, आधी बात छुपा लीजिए, तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपका उदाहरण, तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर दुविवाह के लिए ग अभियोजित की जाती हैं। अब आइए आपका कह सकते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जो सी हैं ए के जीवन काल में बी से क्या कर लेती हैं, विवाह। और सी के खिलाफ ए बाइगेमी यानी कि आईपीसी की धारा 494 का क्या कर देता है, मुकदमा। अब दिमाग ये लगाना है कि जो ए और बी में मुकदमा चला, क्या वह उसमें दिया गया निर्णय ए और सी के बीच मुकदमे में सुसंगत होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके लिए सीआरपीसी की धारा 300 और संविधान का कौन सा अनुच्छेद 20(2) में जाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए। अब आप लोग बताइए, इसमें जो अपराध हो रहे हैं वह भिन्न भिन्न है कि एक है? भाई पहला कौन सा अपराध था, जारकर, और दूसरा कौन है, बाइगेमी। जो अभियुक्त हैं, अपराध करने वाला है, वह एक ही है कि भिन्न भिन्न? एक कहाँ है भाई? तो भिन्न भिन्न है तो न तो धारा 300 सीआरपीसी लागू होगी, न संविधान का कौन सा अनुच्छेद। क्योंकि 20(2) और 300 कब लागू होगी, जब व्यक्ति एक हो और उसी अपराध के लिए एक बार उसे क्या दी गई हो, सजा। तो उसी अपराध के लिए दूसरी बार मुकदमा चलाने पर क्या लगा है, रोक। तो पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न है और अपराध भी क्या है, भिन्न भिन्न। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जार कर्म में आ जाए, दुविवाह आ जाए, तो पूर्ववर्ती निर्णय विसंगत होगा, ये रट कर जाइएगा। भाई कुछ ना याद रहे तो मैं क्या बता रहा हूँ, रट्टू तोता बनना पड़ेगा। वैसे भाई आधा लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, फिर समझाया जाएगा, थोड़ा दृष्टांत 2-4 मिनट में समाप्त हो जाए तो डिटेल में बताया जाएगा। अगला देखिए आपका, अब गाय चुरवा दिया जाए। ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने ग की गाय चुराई है। ख दोष सिद्ध किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अब इसी उदाहरण को आगे चला जाए, ए बी के खिलाफ गाय की चोरी के लिए मुकदमा करता है और बी को क्या न्यायालय दे देता है, सजा। निर्णय आ चुका। अब बताइए, ये निर्णय चोरी के लिए आया, किस चोरी के लिए, गाय की चोरी के लिए। और आपका किसको दंडित किया गया है, बी को, एक बार दंड हो चुका। तो सीआरपीसी की धारा 300 बताती है
संविधान का अनुच्छेद 20(2) बताता है कि अगर उसी गाय की चोरी के लिए, माने उसी अपराध के लिए अगर बी पर दोबारा मुकदमा किया जाए, तब धारा 40 के तहत ये पहले मुकदमे में दिया गया निर्णय क्या होगा? सुसंगत। लेकिन अन्य गायों की चोरी के लिए, अन्य अपराध के लिए बी पर मुकदमा चलाया जाए तो वह पूर्ववर्ती निर्णय कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अभी शब्द आधा ही हुआ, फिर एक बार आगे देखिए। तत्पश्चात को उस गाय के लिए जिसे ख ने दोष सिद्धि होने से पूर्व ग को बेच दिया था, ग पर वाद लाता है। अब वाद लाता है, तुरंत पकड़ लीजिए, यानी कि बी सजा पाने से पहले यह गाय किसको बेच दिया था? सी को। और ए बी के खिलाफ आपका मुकदमा तत्पश्चात को उस गाय के लिए जिसे ख ने दोष सिद्ध होने के पूर्व ग को बेचा था, ग पर वाद लाता है, यानी कि ए सी के विरुद्ध वाद लाता है। और क्यों? ताकि हमारी गाय सी से क्या कराई जाए? वापस। तुरंत पकड़ लीजिए, पहला मुकदमा आपराधिक था और वाद लाता है, तो दूसरा मुकदमा कौन है? अभियोजन लाता है कि वाद लाता है? तो वाद सिविल मामलों में यूज किया जाता है कि क्रिमिनल? सिविल। तो क्या क्रिमिनल मामलों में दिया गया निर्णय उसी विषय पर सिविल मामलों में रेलेवेंट होगा? नहीं। तो ये पूर्ववर्ती निर्णय यहाँ भी क्या हो जाएगा? विसंगत, सुसंगत नहीं होगा। दोष सिद्ध भी हुआ था, वह भी बात क्या हो गई? आपका रेलेवेंट नहीं होगी, यानी कि सुसंगत न होकर क्या हो गई? आपका विसंगत। अगला देखिए, सी के बाद डी देखिए। क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे में की डिक्री अभिप्राप्त की है। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या कर देता है। अब आइए, यहाँ आपको ले जाना पड़ेगा, आपका सेक्शन 8 में इसको सेट करना है। फिर एक बार देखिए भाई, या तो धारा 40 में आ जाए पूर्ववर्ती निर्णय तब सुसंगत, 41 में आ जाए तब, 42 में आ जाए तब, पूर्ववर्ती निर्णय ही विवादक तथ्य हो तब, या अन्यथा सुसंगत। तो अन्यथा का एक उदाहरण आपका कह सकते हैं कि डी में देखा जाए, उत्तम उदाहरण है। ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, ए जीत भी गया। बी को यह बात बार बार कचोट रही थी कि ए हमारे साथ मुकदमे में जीत गया है। बी पर ए की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ए का पुत्र पूर्ववर्ती निर्णय को पेश करता है कि हजूर देखिए, हमारे पिताजी बी के खिलाफ जीते थे और ये मोटिव या हेतु के रूप में धारा 8 में पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होगा, क्योंकि इसी निर्णय के यही निर्णय बार बार बी को उकसा रहा था कि हारे हो तो क्या करो, बदला ले लो। तो बताइए, पूर्ववर्ती निर्णय हमने किस रूप में सुसंगत बनाया? पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि धारा 8 में किस रूप में? मोटिव। मोटिव मतलब कि अन्यथा का मतलब किसी धारा में सेट करिए, तो 8 में मोटिव के रूप में, यानी कि आपका हेतु के रूप में। हेतु वह चीज है जो किसी व्यक्ति को बार बार किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? उत्प्रेरित, दुष्प्रेरित करते हैं अंदर ही अंदर, यानी कि जो बात अंदर ही अंदर क्या की जा रही है? खाई जा रही है। जैसे मौर्य जी हैं, तो मौर्य जी चाय पी लिए हैं जाकर, तो कई लोग अंदर अंदर कई लोगों को ये बात खाए जा रही है कि हम भी जाकर क्या करेंगे? चाय पियेंगे। लेकिन आपका खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए तो चाय पिया जाए, तो मौर्य जी मिल जाए आसपास तो क्या करिए? चाय पी लीजिए। यानी कि आपका लोग खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए तो हम क्या जाकर करें? चाय पी लें। तो फिर यही हेतु होता है कि मौर्य जी तो चाय पी लिए और व्यक्ति को बार बार ये बात कचोट रही थी
कि 4 लोगों को सह अपराधियों को चाय पिला दिए और हमें क्या कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं। हम बदला लेकर रहेंगे। और रोज चाय की दुकान के सामने जाकर वह क्या कर रहा है, बैठ रहा है। तो ये सुसंगत होगा, ये पूर्ववर्ती आचरण में भी जाएगा। रेकी करना, रोज रेकी कर रहा है उधर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो आपका ये भाई आप याद रखिएगा, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये धारा 8 में किस रूप में रेलेवेंट होगा, पूर्ववर्ती निर्णय हेतु के रूप में। अगला देखिए, क पर चोरी और चोरी के लिए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप है। तो आपका बता ही दिया गया है कि जो पूर्व दोष सिद्धि होती है वह सदैव विवादक तथ्य होती है। अभियुक्त कहता है कि मैं चोरी के लिए कभी सजा नहीं पाया हूँ, और अभियोजन कहेगा कि हजूर एक बार चोरी के लिए यह क्या पा चुका है। तो बताइए, प्रीवियस कन्विक्शन न तो धारा 40 में आएगा, न 41 में, न 42 में, भले ना आए, लेकिन फैक्ट न अन्यथा नहीं, विवादक तथ्य। पूर्व दोष सिद्धि सदैव क्या होती है, विवादक। क्योंकि अभियोजन कहता है कि ये चोरी के लिए एक बार सजा पा चुका है, अभियुक्त कहता है कि मैं सजा नहीं पाया हूँ। तो जब एक पक्षकार डिमांड करे, और मैं बताया था सुबह ही, दूसरा क्या करे, डिनाई, तो क्या उत्पन्न होगा, फैक्ट इन इशू। और ये जो पूर्व दो सिद्धि है, रट डालिएगा, ये सदैव विवादक तथ्य मानी जाती है, तो सुसंगत हो जाएगा। अंतिम दृष्टांत देखिए, जो अंतिम दृष्टांत आपका है वह कह सकते हैं कि फिर धारा 8 में ही आएगा। ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। अब देखिए, उसमें आपका जो मामला था डिक्री वाला था, इसमें आपका दंड वाला है। ए बी के खिलाफ मुकदमा अपमान मानहानि के लिए किया, बी उस मुकदमे में सजा पाया, तत्पश्चात ए की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप बी पर लगता है और साक्ष्य में ये दिखाया जाता है, पूर्ववर्ती निर्णय, कि हजूर बी को न्यायालय ने ए द्वारा किए गए मुकदमे पर सजा दी थी। तो यह निर्णय आपका हेतु के रूप में धारा 8 के तहत क्या होगा, सुसंगत। यानी ये दिखाया जाएगा कि हजूर ए ने बी को कोर्ट से सजा दिलवाई थी, और ये बात बार बार बी को क्या कर रही थी, उकसा रही थी, कचोट रही थी, और इस कचोटने में आकर बी ने ए का मर्डर कर दिया। तो हुआ कि वह निर्णय कहाँ है, तो निर्णय तुरंत क्या करिए, पेश। देखिए, ये भी एक बार सजा क्या हुआ है, पाया है, तो निर्णय सुसंगत हो जाएगा कि नहीं। लेकिन किस रूप में, मोटिव के रूप में। और कहाँ आप सेट करेंगे, अन्यथा। अन्यथा मतलब किसी अन्य धारा में। अन्य धारा में किस धारा में, तो आपका कह सकते हैं कि धारा 8 में। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण समस्यात्मक क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण वो समाप्त हुए भाई आपका। अब आइए, आपका जो बचा खुचा है एविडेंस में वो देखा जाए। आपका जो हम बता रहे थे, कन्फेशन से बता रहे थे। आपका पहले तो देखिए कन्फेशन से क्या क्या बताया गया। एक तो प्रत्याहारी संस्वीकृति या मुकरी हुई संस्कृति, वापस ली गई संस्कृति। रेस्ट ले लीजिए भाई, तब आपका 10 मिनट बाद बताया जाएगा। अभी अब नया शुरू हो रहा है तो थोड़ा नए सिरे से उसको रेस्ट कर दिया जाए। तो अब कल आपका जो कल का शेड्यूल रहेगा, मैंने आईपीसी का समस्यात्मक क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनता है, कुछ मैं बताया हूँ, जो जहाँ जहाँ से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, 40-50 समस्या कल बताएंगे। जैसे एविडेंस में बताई गई है, 2-4 लिखवा देंगे, ताकि उसी भाई लोग कह रहे हैं कि 2-3 लिखवा दीजिए, तो कल लिखवा भी देंगे 2-3 आपका 5-5 मिनट में। और सीआरपीसी चलेगी ये 11 तक आपका, यानी कि कल तक मान के चलिए ये क्लास लगातार चलता रहेगा भाई। इसके बाद से आपका ये जैसे ये सब समाप्त होगा, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट लगेगा और पैरा
उसमें भी 18-20 क्वेश्चन हमें छांट कर मेंस के लिए लिखवाना है। तो उसको जैसे 1-2 दिन बाद आपका बिहार का एग्ज़ाम शुरू हो जाए, तब तक इधर कुछ निपट जाए, तो आपका जो छूटा फटका जितने क्वेश्चन हैं आईपीसी में, एविडेंस में, सीआरपीसी में, वो बता दिया जाएगा एक पीरियड में, और एक पीरियड में आपका पुलिस एक्ट चला आ जाएगा। तो मान के चलिए आज 9 हैं, 12 से एग्ज़ाम है, तो 2 दिन और बिहार के लिए चला दिया जाए, यानी कि आपका 10 और 11 को आपका अभी यही सब मेजर ही चलेगा। 12 से मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट आपका पुलिस एक्ट लग जाएगा, ताकि यूपी जो लोग दे रहे हैं उनका भी आपका माने कवर हो। और जो छूटा हुआ है इसी बीच में बिहार के एग्ज़ाम वाले में ही लिखवा पढ़वा के समाप्त कर देना है, ये मैं बता दूं। उसके बाद से आपका जो बचेगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आपका 1 हफ्ता 10 दिन है ही समय, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूपी का आपका एग्ज़ाम 4 और 5 दिसंबर को मेंस है, और यूपी जे भी आने वाली है। तो भाई जो लोग एपीओ नहीं दे रहे हैं इंतज़ार न करें, बिहार जे और यूपी जे भी आने वाली है, अभी से आप लग जाइए, इंतज़ार न करिए। और जो लोग एपीओ दे रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि एपीओ तक जे का सिलेबस जरा भी न पढ़िए, केवल एपीओ पढ़िए। 4-5 दिसंबर के बाद, या बिहार जिनका एपीओ है तो बिहार एपीओ के बाद आप जे का सिलेबस पढ़िएगा, कोई समय मिलेगा उधर। तो आइए आपका देखा जाए, एविडेंस में ही आपका देखा जाए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो जो क्वेश्चन आपका बचे हैं उसको निकाला जाए। देखिए इधर से आपका एकदम शुरुआती दौर से अब चला जाए। जो शुरुआती, देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका बचा रह गया, सुसंगतता और ग्राह्यता, इसको कल बता देंगे क्योंकि इसका मॉडल तैयार करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए आपका जो धारा 3 से क्वेश्चन आई है, अब एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं। सेक्शन 3 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जो बनता है कि विवादक तथ्य को परिभाषित करते हुए विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर बताइए। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बना है कि सुसंगतता और तथ्यों की सुसंगतता के बारे में टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन किताब में थोड़ा मिलना मुश्किल है, इस पर पहले चर्चा कर ली जाए। आपका 1 पेज ही लिखना है। देखिए आपका क्वेश्चन बिहार में आ चुका है, सुसंगतता और तथ्यों की सुसंगतता में आपका कह सकते हैं कि दोनों को बताइए। तो देखिए आपका क्या जवाब रहेगा। सुसंगतता दो प्रकार की, सुसंगतता का तात्पर्य उचितता से है, यानी कि कौन से वे तथ्य हैं जो उचित माने गए हैं। तो सुसंगतता दो प्रकार की होती हैं, एक विधिक सुसंगतता और एक आपका तार्किक सुसंगतता। तार्किक सुसंगत विधिक सुसंगतता का उल्लेख धारा 5 से लेकर 55 तक में किया गया है। तथ्यों की सुसंगत, यानी कि तथ्यों की सुसंगत के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में किया गया है, जिसमें धारा 5 में यह बताया गया है कि जब भी किसी तथ्य के बारे में कोई एविडेंस पेश किया जाएगा तो या तो विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा या एक तस्मिन पश्चात जिन्हें सुसंगत बनाया गया है। अर्थात 6 से लेकर 55 तक की धाराओं में रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य दिए गए हैं, या तो इनको साक्ष्य में पेश करेंगे या फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य को। सुसंगतता दो प्रकार की होती हैं, एक तार्किक और एक विधिक। तार्किक का मतलब ये हुआ कि रीजनिंग के आधार पर, तर्क के आधार पर वह बात सही लगती है और तर्क के आधार पर
व्यक्ति यह कह सकता है कि इसे भी साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक तार्किक सुसंगतता विधिक सुसंगतता नहीं होती, यानी कि प्रत्येक तार्किक बात कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। केवल कोर्ट में वही चीज़ें पेश की जा सकती हैं जो 5 से लेकर कहाँ तक आ जाए, 55 तक। अब एक उदाहरण देंगे कि तर्क के रूप में तो सही है, लेकिन कानून उसे सही नहीं मानता। अब वो उदाहरण जो 121 से लेकर 131-32 तक आप प्रिविलेज देख रहे हैं, उसी में से उठाइएगा। हमें लगता है कि सबसे उत्तम उदाहरण आपका 122 का उठा सकते हैं। उत्तम उदाहरण उठाइएगा जो आपको लिखने में आसानी हो, ये नहीं कि कोई उठा लीजिए। 126 का उठा सकते हैं। दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो तर्क के आधार पर सही हैं, लेकिन कानून उसे सही नहीं मानता। यानी कि लीगल भाषा में जो तर्क के आधार पर रेलेवेंट हैं, लेकिन विधि के आधार पर जो रेलेवेंट नहीं बनाया गया। दो उदाहरण आप बताइएगा इसमें। एक धारा 126 का और दूसरा एविडेंस की धारा 122 का। पहले देखा जाए आपका 126 देखा जाए आपका, अगर किसी क्लाइंट ने नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के मने प्रयोजनार्थ किसी अधिवक्ता को, अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, सार लिखना है, किसी अधिवक्ता को कुछ बातें बताई हैं या अधिवक्ता ने कुछ सलाह किसको दी हैं, क्लाइंट को, तो ये बातें तर्क के आधार पर ये हैं कि भाई आपका ये बातें भी कोर्ट में ओपन होनी चाहिए, ये क्यों गुप्त रखी जाए। लेकिन धारा 126 इन बातों को प्रकट करने पर क्या लगाता है, रोक। तो तर्क आपका कहता है कि ये बातें भी कोर्ट में आए, लेकिन कानून ने क्या लगा रखा है, यानी कि तार्किक रूप से ये बातें उचित है। सुसंगतता का मतलब उचित हुआ, प्रॉपर, सही, लेकिन कानून इसे उचित नहीं मानता। इसके बाद 122 का उदाहरण दीजिएगा। सार सार लिखना है, नहीं कि पूरा बैरक उतार दिए। अगर विवाहिता स्थिति के दौरान पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कोई कम्युनिकेशन किया हो, कोई संसूचना दी हो, तो ये संसूचनाएं प्रकटन से संरक्षित हैं, यानी कि इनको भी ओपन या प्रकट किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। तो तर्क के आधार पर यह है कि भले पति पत्नी हो, इनकी बातें भी कोर्ट में क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन कानून कहता है कि ये बातें आपका मना करता है, यानी कि ये बातें तर्क के आधार पर सही है, लेकिन कानून के आधार पर सही माने सही नहीं, मतलब रोका गया है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वह आपका साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ, ये घर पर पढ़ना है। फिर आपका साक्ष्य के प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। साक्ष्य को परिभाषित करते हुए साक्ष्य के प्रकारों का वर्णन करिए। लगातार यूपी और आपका बिहार में एक क्वेश्चन बनता है। तो हमेशा याद रखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो साक्ष्य के प्रकार दिए गए हैं वह केवल दो प्रकार दिए गए हैं, एक ओरल यानी कि मौखिक, और दूसरा कौन सा, डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेज। इसी प्रकारों को आपका विद्वानों ने कह सकते हैं कि चीड़ फाड़ किया है, पोस्टमार्टम किया है, और पोस्टमार्टम करके या व्याख्या करके 8 प्रकारों में बांटा है, और उन्हीं 8 प्रकारों को तैयार रखिएगा। टिप्पणी में ही पूछा जाता है, यूपी में भी पूछा गया है। इसमें 8 प्रकार याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य ये दिया है, फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य दे दिया, फिर दस्तावेजी साक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए। तो
तो भाई प्रयास ये करिए, अब कौन छोड़ा जाए ये समस्या है। इससे अच्छा उपाय ये है कि आप आठों प्रकार अच्छे से दिमाग में बैठाइए और बहुत अच्छे से जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, परिस्थिति जन साक्ष्य है, आप उसको भी अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे। क्योंकि जो यूपी का नया मॉडल है वह आपका परिस्थिति जन साक्ष्य पर पूछा जा रहा है। तो आइए आठों प्रकारों को देखा जाए। पहला हम प्रकार बता रहे हैं ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। जहाँ तक मौखिक साक्ष्य की बात है, ओरल एविडेंस की बात है, अब देखिए आपका कह सकते हैं कि मौखिक साक्ष्य क्या होता है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में मौखिक साक्ष्य को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य वह होता है जिस जांचाधीन विषय के बारे में न्यायालय या तो किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह अपने मुख से बोलकर कुछ बताएगा, या अनुज्ञा देता है कि तुम क्या करो, कुछ मुख से बोलकर बताओ। यानी कि पहले लीगल परिभाषा आप याद रखिए किस धारा में दी गई है, 3 में। धारा 3 के बाद आप अपनी परिभाषा लिखेंगे कि मौखिक साक्ष्य वह जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है। रटे रहिएगा आप। जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो फिर एक धारा जोड़िएगा। यदि कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो इस अधिनियम की धारा 119 के तहत वह अपना साक्ष्य संकेतों द्वारा या लिखकर या चिन्ह बनाकर या अन्य तरीके से दे सकता है। फिर आपका एक केस ऐड कर दीजिएगा। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के वाद में इशारों द्वारा दिए गए कथन को क्या माना गया, मौखिक साक्ष्य। फिर धारा 60 ऐड करना है। देखिए मॉडल कितना धाराएं ऐड करना है। धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य हर हाल में क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष। आप लिख दिए, यानी कि कम से कम इतनी बातें मौखिक साक्ष्य में क्या करनी पड़ेंगी। तो देखिए फिर एक बार हम मॉडल दिमाग में बैठाए रहिए। धारा 3 की परिभाषा, फिर आपका भाई मुख से बोला गया कथन ही मौखिक साक्ष्य है। किसी साक्षी द्वारा बोलने में असमर्थ हैं तो कौन सी धारा लिखेंगे, 119। फिर केस कौन से डालेंगे जहां इशारों को या संकेतों को मौखिक साक्ष्य माना गया, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। और मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होगा, एक ही धारा में 60 में। तो 3-4 धाराएं आपका ऐड हो गई। अब इसी मौखिक साक्ष्य का बंटवारा कर दिया गया है 2 भागों में। यानी कि ओरल एविडेंस कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। एक डायरेक्ट ओरल एविडेंस और एक इनडायरेक्ट, यानी कि एक आपका प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य और दूसरा कौन सा, अप्रत्यक्ष। तो ये दो साक्ष्य के प्रकार ये हो गए। तो अब हम किस पर चलेंगे, अब जो हम चल रहे हैं आपका देखिए प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या निश्चायक साक्ष्य भी कहा जाता है, या डायरेक्ट ओरल एविडेंस। अब फिर एक बार देखिए डायरेक्ट ओरल एविडेंस होता क्या है और ये कहाँ ये सिद्धांत समाहित है, ये जानना है। जब कोई साक्षी अपने स्वयं के इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बातों के बारे में न्यायालय में आकर मौखिक रूप से कुछ कथन करता है या मौखिक रूप से साक्ष्य देता है, उसे प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या निश्चायक साक्ष्य या डायरेक्ट ओरल एविडेंस कहा जाता है।
ये सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है। ये मौखिक साक्ष्य में एक ऐसा होता है सर्वोत्तम प्रकार का। यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद है तो वही साक्ष्य देना चाहिए, क्योंकि एविडेंस की धारा 60 फिर धारा 60 ये बताती हैं कि मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए। हर हाल में डायरेक्ट होना चाहिए। कब डायरेक्ट होगा? अगर समय रहे तो 4-5 लाइन दिखा दीजिएगा। अगर आंख से देखने वाली घटना है तो जिस व्यक्ति ने स्वयं अपनी क्या देखा है आंख से। अगर कान से सुनने वाली बातें हैं तो जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने क्या किया है, सुना है। आपका अगर आपका कान हो गया, आपका कह सकते हैं कि आंख हो गया। इसके बाद आप लिखना चाहें कि इंद्रियां, 5 इंद्रियां और बची हैं। आपका जिह्वा, यानी कि अगर कोई स्वाद वाली बात है तो जो व्यक्ति उसका स्वाद चखा है वहीं आकर बताए। जैसे मौर्य जी कि चाय का स्वाद कैसा है, ये दूसरे लोग नहीं, मौर्य जी ही आकर बताएं कोर्ट में या यहाँ खड़ा होकर। तो इनके द्वारा दिए गए साक्ष्य को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, क्योंकि इन्होंने उसका स्वाद क्या किया था? चखा था। अगर मौर्य जी अपने मित्री को बता दें, मित्री नहीं भाई विवाद का विषय बन जाएगा। हाँ भाई, शब्द वापस लिया जाता है, क्योंकि मौर्य जी की भी प्राइवेसी है। हर एक ग्रुपों में इनकी पैठ है, यानी कि हर एक ग्रुपों में पैठ है, यानी कि ऊपर से लेकर कहाँ तक? नीचे तक। तो भाई प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अगर मौर्य जी अपने मित्र को बताते हैं, वह मित्र आकर यहाँ बताते हैं कि मौर्य जी ने तो हमें बताया था चाय का स्वाद ऐसा था, तो उस मित्र द्वारा दिए गए बयान को प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मानेंगे। तो अगला पॉइंट अप्रत्यक्ष पर ही आएगा, लेकिन पहले प्रत्यक्ष क्या हो? निपट जाए। तो आंख एक लिख दीजिएगा अपने मन से, मन बना बना। दूसरा क्या लिखेंगे? कान। तीसरा लिख लीजिए जीभ। चौथा आपका नाक, सूंघने वाली चीज है। और पांचवा त्वचा। अगर 5 इंद्रियों द्वारा स्वयं किसी तथ्य को बोधगम्य कोई व्यक्ति बनाया है और वही व्यक्ति आकर गवाही दे रहा है, तो उसके द्वारा दिए गए गवाही को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष साक्ष्य। तो धारा 60 कहते हैं कि जो ओरल एविडेंस होगा, जो मुख से बोलकर साक्ष्य दिया जाएगा, वह डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत की धारा में समाहित है 60। कुछ ना है तो इतना लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर से ही हमें लगता है कि इतनी बातें तो लिख ही डालेंगे, भले एक दो आपका वाक्य ऊपर नीचे हो जाए, उससे नहीं घबराना है। लेकिन इतनी बातें आप लिख कर आइए, भले थोड़ा आगे पीछे हो जाए। अब आइए मौखिक साक्ष्य का जो दूसरा प्रकार है वह हियर से एविडेंस है, अनुश्रुत साक्ष्य है, या आपका अप्रत्यक्ष साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य कहा जाता है, श्रुत साक्ष्य कहा जाता है। अप्रत्यक्ष दे, हियर से एविडेंस दे, श्रुत साक्ष्य दे, अनुश्रुत साक्ष्य दे, घबराना नहीं है। निकृष्ट साक्ष्य दे, ये भी घबराना नहीं है। अगर ये सब आए तो कौन सा साक्ष्य मारेंगे? अनुश्रुत। अब आइए अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है। जब कोई साक्षी किसी दूसरे द्वारा, माने किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का ज्ञान करता है और उस तथ्य के बारे में न्यायालय में आकर साक्ष्य देता है, तो उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को अनुश्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि ए ने घटना देखी, ए ने अपने मित्र को घटना के बारे में बताया, मित्र आकर न्यायालय में गवाही दे, तो मित्र द्वारा दिया गया गवाही प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि क्या है? अनुश्रुत, अप्रत्यक्ष। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि इस अधिनियम की धारा 60 में अनुश्रुत साक्ष्य का नियम समाहित किया गया है।
अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि चूंकि यह निकृष्ट साक्ष्य होता है, अतः अनुश्रुत साक्ष्य में अग्राह्य और विसंगत है, यानी कि एडमिट नहीं किया जाना चाहिए और ये रेलेवेंट भी नहीं है। अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य को सामान्यतः साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है कि नहीं, नहीं किया जाता, और ये सुसंगत भी नहीं होता। यही अनुश्रुत साक्ष्य का क्या है, नियम। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। एविडेंस में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो अनुश्रुत होते हुए भी उन्हें साक्ष्य में क्या किया गया है, स्वीकार। अब देखिए, यहाँ डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि धारा 60 में जाकर डिटेल में पूछा जाता है। यहाँ तो केवल आपका क्या पूछा है, टिप्पणी। तो 2-3 उदाहरण जरूर दे दीजिएगा। जैसे धारा 6 के तहत एक ही समव्यवहार का भाग, धारा 8 के तहत आचरण, 17 से 31 तक स्वीकृतियां और क्या, संस्वीकृतियां। धारा 32 में 8 खंड हैं, वो भी अनुश्रुत साक्ष्य। 33 में अनुश्रुत साक्ष्य, 34 में और 35 में। कम से कम इतनी धाराएं क्या करिए, याद रखिए। तो आइए, आपका अनुश्रुत साक्ष्य भी हो गया। अब आ जाइए एक आपका रियल एविडेंस, ये आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका भौतिक साक्ष्य या वस्तु साक्ष्य या वास्तविक साक्ष्य या रियल एविडेंस। अब रियल एविडेंस देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य केवल 2 प्रकार के बताए गए हैं, या तो मौखिक या दस्तावेज। लेकिन इंग्लैंड में एक थर्ड कैटेगरी का भी साक्ष्य है, यानी कि एक तृतीय श्रेणी का भी साक्ष्य है, जिसे वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य या रियल एविडेंस कहा जाता है। इस साक्ष्य के तहत माने वे वस्तुएं आती हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव हो, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाती हैं। माने वे वस्तुएं जो आपका न तो मौखिक साक्ष्य में आ रही हैं, न ही दस्तावेजी साक्ष्य में, अगर न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाती हैं, तो इंग्लैंड में उसे हम क्या कहते हैं, रियल एविडेंस। इसमें सजीव वस्तुएं भी शामिल हैं, और कौन सी, निर्जीव। सजीव में 1-2 उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे आपका कुत्ते की प्रकृति जानने के लिए कुत्ता को कोर्ट में पेश कर देना, भैंसे की प्रकृति जानने के लिए भैंसे को पेश कर देना कोर्ट में, यानी कि जितने जानवर हैं पशु पक्षी कोर्ट में पेश कर देना। तो आपका जानवर भी बोलते हैं। और अमेरिका में तो एक अजीब केस आया कि तोता द्वारा दी गई गवाही पर न्यायालय ने अभियुक्त को क्या दे दी, सजा। आया था, बहुत छाया था पेपर में कि तोता ने गवाही दी और अभियुक्त क्या पाया है, सजा। तो ऐसी दशा में आपका ये सजीव वस्तुओं को पेश कर दीजिए। निर्जीव में जो हैं, जैसे कि जिस लाठी से हमला हुआ वह लाठी, चाकू, हथियार, पत्थर, कपड़े, जूते, आपका कह सकते हैं, ये सब जब पेश किया जाता है तो इंग्लैंड में इसे क्या कहा जाता है, रियल एविडेंस। सामान्यतः इन चीज़ों को पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायालय के मस्तिष्क पर इसका क्या पड़ता है, प्रभाव। इसीलिए खुलेआम पेश नहीं होती चीज़ें। आप दरोगा जी रिवाल्वर पेश करते हैं तो क्या खोल कर दिखाते हैं, रिवाल्वर की सील बंद रहता है, बताइए। तो कभी टीवी ओवी में देखे होंगे तो सील बंद करके मोहर रहते हैं कि खुलेआम। अगर खुलेआम दिखाया जाए तो जज साहब, एक चूंकि न्यायाधीश निष्पक्ष होना चाहिए, तो जज साहब के मन में ये बैठ जाएगा कि रिवाल्वर बरामद है तो यही अपराध किया होगा और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद क्या होगी, कम। लेकिन फिर भी जहाँ तक भारत में आ जाए, लास्ट में भारत में, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत में तृतीय श्रेणी का कोई साक्ष्य नहीं है,
या तो इसे मौखिक माना जाएगा या दस्तावेजी। तो एक पॉइंट याद रखिएगा लास्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के सेकेंड परंतुक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दस्तावेजों से भिन्न बातें जिसे न्यायालय चाहे तो अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, ये बातें अनुश्रुत साक्ष्य ही मानी जाए। तो कहाँ से भारत में कवर करेंगे, थर्ड कैटेगरी का नहीं साक्ष्य है, तो भारत में कहाँ से कवर करेंगे, धारा 60 के किस प्रोविजो से, सेकंड से। तो भारत में कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक, ये सब जूता चप्पल, और मौखिक में आपका प्रत्यक्ष की अनुश्रुत, अनुश्रुत कहाँ ये दिया गया है, तो आप देख एक बार घर पे जाके पढ़िएगा, धारा 60 के किस परंतुक में, सेकंड में। अगला ये मॉडल देखा जाए, अब दस्तावेजी साक्ष्य देखा जाए, मौखिक 3 निपट गया, आइए दस्तावेजी साक्ष्य देखा जाए। जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य के बात है, जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य होता है, बेस्ट एविडेंस होता है। दस्तावेजी साक्ष्य में वह क्षमता होती है कि वह मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित कर दे, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दे। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप लिखिए दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार का होता है, एक मूल कापी यानी कि प्राथमिक, और दूसरा कौन सा, द्वितीयक। तो मैं बता चुका हूँ प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा एविडेंस की धारा 62 में और द्वितीयक की परिभाषा 63 में। अब ये दोनों प्रकार अलग से हम नहीं बताएंगे, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक जब पूछे तो प्राथमिक पूछे तो धारा 62 और द्वितीयक पूछे तो कौन सी धारा, 63। अब भाई अगला हम प्रकार आते हैं, तो आपका 3 प्रकार इधर और 4 उधर हो गया, तो फिर एक बार 7 प्रकार हो गए। देखिए कौन कौन, एक आपका मौखिक साक्ष्य, फिर आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य, फिर आपका अनुश्रुत साक्ष्य, फिर आपका रियल एविडेंस वास्तविक साक्ष्य, फिर आपका दस्तावेजी साक्ष्य, फिर दस्तावेजी में पहला प्राथमिक साक्ष्य मैं बता चुका हूँ, और दूसरा कौन है आपका सेकेंडरी एविडेंस। एक और बचा है जो वर्तमान समय का क्वेश्चन बन रहा है, इसको बिहार के लिए अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखिए आपका क्या पूछा जाता है, परिस्थिति जन साक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए या परिस्थिति जन साक्ष्य की व्याख्या करिए और इसका एविडेंशियल वैल्यू बताइए। तो कम से कम आइए देखा जाए, जब किसी मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है तो ऐसी दशा में उस मामले को या उस घटना को साबित करने के लिए कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। इन्हें ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, परिस्थिति जन साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, कह सकते हैं कि जब किसी मामले में डायरेक्ट एविडेंस का क्या हो, अभाव, या डायरेक्ट एविडेंस कमजोर है, तो उस मामले को साबित करने के लिए कुछ कंडीशन, कुछ हालात, कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है, और उन्हीं परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति जन साक्ष्य। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति जन साक्ष्य सीधे सीधे परिस्थिति जन साक्ष्य सीधे विवादक तथ्य से जुड़े तो नहीं रहते, लेकिन परिस्थितियों में जो एक कड़ी हैं, एक जो सीरियल हैं, एक जो चैन है, एक जो क्रम है, वे पूरे क्रम
एक साथ जुड़कर इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि इस घटना को इसी ने अंजाम दिया होगा। अतः परिस्थिति जन साक्ष्य को साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है। शरद बिरधी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य है ना, एक सेकंड, हाँ, शरद बिरधी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए या पांच स्वर्ण नियम प्रतिपादित करते हुए या 5 गोल्डन रूल का प्रतिपादन करते हुए यह आपका प्रतिपादन करते हुए यह निर्णय दिया गया कि परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर किसी को दोष सिद्धि तब की जा सकती है जब निम्नलिखित बातें साबित की जाए। इसको हम कहते हैं परिस्थिति जन साक्ष्य क्या आवश्यक तत्व। भाई ये याद करके जाइएगा, भले भूमिका थोड़ा कम बांधी है लेकिन केस याद रखिएगा कौन सा, शरद बिरधी चंद्र शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जो मैं कंडीशन बताऊंगा वो कंडीशन याद ही होना चाहिए। परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में लिखना पड़ेगा। देखिए, वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है पूर्ण रूप से स्थापित हो, यानी कि पर्दा जो खड़ा किया जा रहा है पर्दा एकदम खड़ा रहे, कहीं सिकुड़े न, यानी कि कहीं उसमें छिद्र न हो। यानी कि जो कहानी आप गढ़ रहे हैं उस कहानी में लोचा होना चाहिए कि नहीं, आसान भाषा में कोई लोचा न हो, कहानी पूर्ण रूप से गढ़ दीजिए। अगला, इस प्रकार स्थापित समस्त कंडीशन या परिस्थितियां एक साथ मिलकर केवल ये अनुमान लगाती हैं कि इसी ने अपराध किया होगा। यानी कि परिस्थितियों से एक ही अनुमान निकलना चाहिए कि दो, एक कि इसी ने अपराध किया होगा। परिस्थितियों को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, साबित करना पड़ेगा आपका। और अगर परिस्थितियां साबित कर दी गई, परिस्थितियों से एक ही अनुमान निकल रहा है कि इसी ने घटना को अंजाम दिया होगा, तो ऐसी दशा में परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करना वैध होगा कि अवैध? वैध। परिस्थिति जन साक्ष्य में इसलिए स्वीकार किए गए हैं। अब पाबी का कथन जरूर लिखिएगा। पाबी विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। अर्थात परिस्थिति जन साक्ष्य विद्वान पाबी के इस कथन पर आधारित है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं। जैसे पनीर का मामला है तो भाई कई लोग झूठ बोल दिए कि अरुण भाई के हैं तो 50 किलो पनीर बनी थी, जबकि वास्तव में पनीर कितनी बनी थी? 5 किलो। और उसमें भी मिर्चा खूब झोंका गया था। झोंका गया था का मतलब क्या हुआ? उसको भाई झोंका गया, पता ना कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, शहर वालों को ये समस्या है। उसका क्या मौर्य जी क्या बोलते हैं? मिर्चा ज्यादा डाला गया। हाँ, झोंका गया मतलब ज्यादा डाला गया। तो एक नियम भी है कि जब लोग ज्यादा हो जाए खाने वाले तो उसका उपाय ये है कि मिर्चा तेज कर दीजिए, लाल वाला मिर्चा, हरा वाला नहीं। तो ऐसी दशा में खाने वाले पनीर की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। और सब्जी कम पड़ जाए तो मिर्चा नहीं पानी मिला दीजिए और आपका 2 बूंद आलू यानी कि 2 आलू और पानी रस्सा, और लोग खा लेते हैं। कई लोग तो रस्सा से भी खा लेते हैं कि चलो कुछ नहीं बचा तो रस्सा से ही क्या करेंगे। तो जैसे हॉस्टल वोस्टल है लड़कियों का लड़कों का, जब सब्जी खत्म हो जाए अंत में जाइए तो रस्सा ही तो मिलता है। हॉस्टल वाला यही तो कहता है कि अब बचा ही क्या, आप लेट कर गए या लेट कर गए, ये रसा है क्या करिए, पीजिए और रोटी से खाइए। सही बात है कि नहीं भाई? ये लोग भी अपना हॉस्टल में रहती है। एकदम बिल्कुल सही बात है भाई, आपका जब कम पड़ जाता है तब।
तो फिर एक बार बैक होइए, आगे देखा जाए भाई। यानी कि पाबी का यह कथन है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां नहीं। आपका इस आधार पर परिस्थिति जनसाक्ष्य को क्या बनाया गया है सुसंगत। अब एक दो केस लिखेंगे कि क्या परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है कि नहीं, निश्चित किया जा सकता है। कम से कम एक केस तो आप लिख ही चुके हैं, शरद बिरधि चंद शारदा। एक धनंजय चटर्जी का केस जरूर दे दीजिएगा, आपका धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस। और आपका देखिए इसमें, और दूसरा बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, दो कह दीजिएगा, यानी कि टोटल तीन केस हो जाएगा। एक धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, और दूसरा बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। दोनों देखिए क्या हुआ। धनंजय चटर्जी के वाद में एक आपका गार्ड था, एक 13 वर्षीय लड़की लिफ्ट में चढ़ी, फिर उसके साथ वो भी चढ़ा, फिर वह लड़की से दुराचार का प्रयास किया, और इसी में आपका दुराचार के प्रयास में लड़की ने विरोध किया तो गला दबा दिया था लड़की का, और लड़की लिफ्ट में ही मर गई। इस घटना को कोई नहीं देखा था, वह फरार हो गया, लेकिन लड़की ने जब विरोध किया था तो केवल उसका एक बाल बाल उसमें लिफ्ट में पाया गया। तो कहा जाता है कि बाल का खाल निकालिए, तो डीएनए टेस्ट कराया गया, और वह बाल अभियुक्त के डीएनए से क्या हुआ, बाल का डीएनए मिल गया। कोई घटना देखा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां देखिए कैसे साबित की जाती हैं। पहला, हजूर उस समय इस गार्ड के अलावा कोई व्यक्ति लिफ्ट में नहीं घुसा था। ये निश्चित रूप से पहली बात क्या करनी पड़ेगी, साबित। लिफ्ट में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। लिफ्ट से उतरकर और वह क्या हुआ, बाहर चला गया। उसके बाद जब लोग लिफ्ट में घुसे थोड़ी देर बाद, तब लड़की की लाश मिली। अतः परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि इस घटना को अंजाम किसने दिया होगा, इस गार्ड ने। और देखिए डीएन आपका गार्ड का बाल भी मिला है, इसका मतलब कि लड़की ने मरने से पहले पुरजोर इसका क्या किया होगा, विरोध। तो कोई घटना देखा नहीं, ये परिस्थिति जनसाक्ष्य है। मैंने सभी परिस्थितियां मिलकर एक ही अनुमान लगाती है, किसी गार्ड ने अपराध किया होगा। केवल अनुमान लगाया जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य तो है नहीं। तो क्या परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर सजा दी जा सकती है कि नहीं, निश्चित रूप से दी जा सकती है, और मृत्यु दंड भी दिया गया। यानी कि धनंजय चटर्जी को क्या दिया गया, फांसी की सजा। दूसरा केस आप लिखिएगा, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का। इसमें आपका फिर वही कहानी दोहराई गई कि परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर किसी को दोष सिद्ध तब किया जा सकता है जब परिस्थितियां पूर्ण रूप से साबित कर दी जाए और उससे केवल एक निष्कर्ष निकले कि इसी ने क्या किया होगा, अपराध। अगर दो विकल्प निकलते हैं कि कोई और हो सकता है, तब सजा दी जाएगी कि नहीं, नहीं दी जाएगी। अब कमजोरी भी दिखा देंगे लास्ट में। तो परिस्थिति जनसाक्ष्य की कमजोरी क्या है, दो कमजोरी दिखाएंगे। कमजोरी मने वीकनेस, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर केवल अनुमान ही लगाया जाता है, अतः अनुमान क्या हो सकता है, गलत। जैसे कि एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो एक अनुमान लगा लिया गया कि आग लगी होगी। ये अनुमान क्या हो सकता है, गलत। हो सकता है कि कोई और घटना किया हो और कोई और फंस गया हो, पहली कमजोरी। और दूसरा आपका कह सकते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का साक्ष्य देखा है वह घटना को देखा नहीं रहता, बल्कि घटना के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती
और इत्यादि मामलों को देखा रहता है, तो एक संभावना ये रहती है कि वह सब्जी में जैसे अरुण भाई के यहाँ मिर्च झोंक दिया गया, तो वह अपनी बातों में क्या करे, आपका दो चार बातें जोड़ दे। यानी कि इसका मतलब ये है कि चूंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों का साक्ष्य दे रहा होता है वह घटना को देखा नहीं रहता, अतः झूठ बोलने की क्या है संभावना। एक और लास्ट में हम उदाहरण बताएं, थोड़ा बहुत आज कम ही चलेगा क्लास, थोड़ा बहुत दिक्कत कभी काल आ जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चला क्लास, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन प्री और मेंस में बनेंगे। लेकिन लास्ट में एक आपका तलवार दंपत यानी कि आरूसी मर्डर केस बताना जरूरी है। आरूसी मर्डर केस भी काफ़ी पॉपुलर केस रहा, और आपका जो तलवार दंपत थे, आपका कह सकते हैं वो हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए। आपका 26 ऐसी परिस्थितियां सीबीआई ने निकाली थी जिससे ये इंडिकेशन मिल रहा था कि माता पिता ने ही लड़की अपनी लड़की और नौकर की हत्या की होगी। मजिस्ट्रेट ने माना कि ये परिस्थितियां बोल रही हैं, और फिर सत्य न्यायालय ने दो माता पिता को अपनी लड़की और नौकर की हत्या के लिए उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी। फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि सत्य न्यायालय फिल्मों से प्रेरित था, जिस प्रकार फिल्मों में दंड दिया जाता है वैसे ही दंड दे दिया। फिर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखे या पलट दे, तो पलट दे तो फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, जेल। तो आपका ये हमने बताया, ये क्वेश्चन भाई आपका अच्छे से तैयार रखिएगा।